नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी। आप लोगों का स्वागत करता हूं द करंट अफेयर्सों में। आज 20 मई है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो हम लोग अपने करंट अफेयर्सों में फ्री पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। यूपीएससी के प्री क्वेश्चन, मेंस क्वेश्चन, सारे चीज़ों को यहाँ पर कवर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आज कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है, जिसमें एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है और बहुत दुख दुख भरी खबर भी है। ईरानियन प्रेसिडेंट जो है, ईरान के जो प्रेसिडेंट है, उनकी मृत्यु हो गई, उनका डेथ हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में। इसके बारे में भी आगे जानेंगे। और यूरोपियन यूनियन जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक जांच बैठा रहा है, उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कुछ सिक्योरिटी इशूज के मामले में। और तीसरा जो है, पाकिस्तान कह रहा है कि चूंकि भारत ने बहुत भारी भरकम मात्रा में ड्यूटी, जिसको आप बोलते हैं टैक्स या एक्साइज ड्यूटी जिसको बोलते हैं, जैसे अगर पाकिस्तान कोई सामान भारत में बेच रहा है तो भारत उस पर टैक्स लगाता है ना। तो पाकिस्तान बोल रहा है कि जब हम कोई सामान भारत में बेचते हैं तो भारत उस पर हैवी टैक्स लगा देता है, हैवी ड्यूटी लगा देता है, जिसकी वजह से हमारा कंपटीशन खराब होता है। इस वजह से हमारे बीच में जो टाइज है, जो हमारे बीच में संबंध है, खास करके ट्रेड रिलेशन, वो सस्पेंड चल रहा है। ठीक है, वो रुका हुआ है तकरीबन 2019 से। ठीक है, इस बारे में बातचीत करेंगे। और चौथा एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें डब्ल्यूएचओ ने कुछ पैथोजेंस को क्लियरिफाई किया है, जैसे कि जिनको बोलते हैं हम क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस, जो बहुत खतरनाक पैथोजेंस होते हैं, खतरनाक रोगजनक होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फंगस हो गए, जो दवाओं से कंट्रोल नहीं हो पाते, या इनका जो रिजोल्यूशन होता है या इनका इनका सोल्यूशन जो होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं ना किसी पर्टिकुलर दवाई को लेकर के। इनमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जिस वजह से अगर ऐसे रोगजनक हमारे शरीर में आ जाए तो उनको ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उससे मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर जो है वो बढ़ती है, और मॉर्बिडिटी मतलब रोग, हमारे शरीर में तरह तरह के रोग फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर दवाओं का असर बहुत कम होता है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस। ठीक है, और पांचवा और अंतिम टॉपिक क्या है, न्यूक्लियोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियोसिंथेसिस मतलब जो तारे होते हैं, तारों में जो न्यूक्लियस होता है, उनका जो निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस। अगर फिजिक्स की भाषा में देखा जाए तो फिजिक्स की भाषा में आपने न्यूक्लियस का नाम सुना होगा। ठीक है, न्यूक्लियाई जिसको हम बोलते हैं, जिनको हम नाभि बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो निर्माण होता है उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस। ठीक है, बस यहाँ मामला है तारों के संबंध में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? जब कहीं कहीं भी मामला तारों के बारे में जिक्र हो तो वहां पर स्टेलर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस। ठीक है, तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे क्या है और उसका क्या असर होता है। ठीक है, तो ये पूरे आर्टिकल्स हो गए। चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला आर्टिकल है, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो उनकी डेथ हो गई है। उनका एक दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया है, क्योंकि वो जिस हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे, वो हेलीकॉप्टर क्या हो गया, क्रैश हो गया। ठीक है, क्रैश होने की वजह से, कल की खबर तो थी जो आज द हिंदू की खबर छपी है, उसमें तो ये बताया गया है कि इनकी खोजबीन जारी है, उनको खोजा जा रहा है कि कहाँ पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। लेकिन अल जजीरा जैसे न्यूज चैनल्स ने सुबह ही यह क्लियर कर दिया है कि जितने लोग, तकरीबन 9 लोग सवार थे उस हेलीकॉप्टर में, उसमें सभी के सभी लोग जो है, सबकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो ईरान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? ईरान के जो राष्ट्रपति, उनका नाम है इब्राहिम राइसी। फिलहाल तो अब ये नहीं रहे। उम्मीद करता हूँ इनको ईश्वर शांतिपूर्ण जगह प्रदान करे, इनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि। ठीक है, तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी जी की मृत्यु हो गई। उनके साथ विदेश मंत्री भी थे, जिनका नाम है हुसैन अमीरा अब्दुल्लाहियान। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई क्योंकि ये एक यात्रा पर थे। आप देख सकते हैं, आप ईरान का मैप यहाँ देख रहे होंगे। ईरान का जो नदर्न इलाका है, जिसको आप ईस्टर्न नदर्न प्रांत बोल सकते हैं, ये एक इलाका है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये है पूर्वी अजरबैजान प्रांत। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्वी अजरबैजान प्रांत। यहीं पर इनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर इनका हेलीकॉप्टर क्या हो गया, क्रैश हो गया। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पर माउंटेन्स है और मौसम खराब था, फॉग वगैरह की समस्या थी, मौसम खराब था, जिस वजह से आगे दिखाई ना पड़ने की वजह से मेरे हिसाब से ये क्रैश हो गया, टकरा गया जाकर उन्हीं रीजन्स में, और उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये आज की सबसे दुखद खबर है। और दूसरी चीज,
इस पूरे हेलीकॉप्टर में, इस पूरे विमान में कुल 9 लोग सवार थे और माना जा रहा है कि वो सभी लोग क्या हो गए, उन सभी लोगों की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो इस समय जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मद मुखबिर। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद मुखबिर, तो ऐसी सूचना मिल रही है, ऐसी खबर आ रही है कि यही अब जो है वहां के मौके पर प्रेसिडेंट बन जाएंगे। क्योंकि जब प्रेसिडेंट किसी कारणवश प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट का पद धारण करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मोहम्मद मुखबिर जो है वो अब प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इनका इनका जो रिलेशन है वहाँ के जो हाईएस्ट संगठन है ईरान का, जो जिसको पहले लोग बोलते थे कोई आतंकवादी संगठन, इस समय वहाँ जो सरकार बना रही है उससे इनके बहुत अच्छे संबंध भी है। तो अभी आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर ये मृत्यु क्यों हुई, क्या मामला असल में था। अभी तो कुछ पता नहीं, अभी बस इतना ही पता है कि खराब मौसम की वजह से वो क्रैश हो गया, ठीक है। तो ये पूरा मामला है। और अगर आप चाहे तो ये मैप देख सकते हैं, क्योंकि ये मैप काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, यूपीएससी यूपीपीएससी परीक्षाओं के लिए। खास करके ये जो रीजन एशिया का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और मैप जब भी पढ़ाया जाए या मैप के बारे में खास कर पता लगाइए। जैसे अभी आप ईरान देख रहे हैं तो ईरान के इस वेस्टर्न की तरफ इराक है, ठीक है। इसके नीचे की तरफ पर्सियन गल्फ है और इसके पूर्वी तरफ कौन है, अफगानिस्तान, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में कौन है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये इसके जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो अजरबैजान नामक कंट्री मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ये पूरा एरिया जो है इसको एकदम अच्छे से कवर करिए, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। ये कुल मिलाकर जीएस पेपर सेकंड का पार्ट हो सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित ये सवाल हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल पर बढ़ते हैं। अब अगले आर्टिकल पर हम लोग आ गए हैं। अगला आर्टिकल है यूरोपियन यूनियन के संबंध में। यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, इस समय फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक जांच कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब वो इन्वेस्टिगेशन किस लिए कर रहा है इसके बारे में समझ लीजिए। ये जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको ये संदेह है, इसको एक समस्या है, कंसर्न है कि जो बच्चों की सुरक्षा है, खास करके यूरोपियन यूनियन के क्षेत्र में जो बच्चों की सुरक्षा है उनको प्रोटेक्ट करने में ये जो इंस्टाग्राम और फेसबुक है ये क्या हो रहा है, ये विफल हो जा रहे हैं, ठीक है। ये सफल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो। और यूरोपियन यूनियन को एक चीज और समझ में आ रही है, ये प्रोटेक्ट करने में सफल नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है। वैसे तो मिनिमम एज 13 साल है यूरोपियन यूनियन में, 13 साल से ऊपर के सभी लोग जो है फेसबुक यूज कर सकते हैं, उसके नीचे के लोग नहीं, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का जो कमीशन है जो इस इन्वेस्टिगेशन को कर रहा है उसको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक है ये बच्चों को भ्रमित कर दे, ये बच्चों को क्या कर दे, एक प्रकार से उनका दिशा जो है खराब कर दे। क्योंकि बहुत सारे कंटेंट ऐसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पढ़ते हैं जो बच्चों को बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। उनके ग्रोथ में, उनके मेंटल ग्रोथ में, उनके सामाजिक डेवलपमेंट में उन सारी समस्याओं का एक कारण बन सकते हैं। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन काफी चिंता कर रहा है इस बारे में और इसलिए वो जांच भी बैठा रहा है, ठीक है। और इसका परिणाम क्या हो सकता है, अगर उनको ऐसा कुछ मिला इस जांच में, अगर उन्होंने पाया कि हाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम सच में प्रोटेक्ट करने में असफल हो रहे हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके पूरे ग्लोबल जो उनका रेवेन्यू बनता है, इस फेसबुक कंपनी का जो ग्लोबल रेवेन्यू है उसका 6% तक का उनके उनके ऊपर जुर्माना लग सकता है, ठीक है। ये पूरा मामला है, आप इसको समझिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज एक चीज और भी समझ लीजिए। एक मेटा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मेटा प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा समझिए कि मेटा प्लेटफॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, मेटा जो है, मेटा प्लेटफॉर्म जो है ना, इसका अगर पुराना नाम आप देखेंगे तो पुराना नाम इसका क्या है, फेसबुक है, ठीक है। तो फेसबुक जो है उसकी खोज जो है फरवरी 2004 में हुई थी, ठीक है। इसको किसने खोजा था, मार्क जुगरबर्ग ने, ठीक है। और मार्क जुगरबर्ग ने अपनी पुरानी कंपनी जो फेसबुक है उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया, मेटा कर दिया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर है, यह एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट है। कंग्लोमरेट मतलब होता है ऐसी कई कंपनियों का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं कंग्लोमरेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंग्लोमरेट। बहुत सारी कंपनियों का जो समूह होता है, जैसे कि ये मेटा मेन कंपनी है, ठीक है। मेटा क्या है, मेटा जो है वो सबसे मुख्य कंपनी है जिसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, फेसबुक आएगा, इंस्टाग्राम आएगा, व्हाट्सएप आएगा, थ्रेड्स आएगा। मतलब इन सारी कंपनियों को कौन चला रहा है, कौन ओन करता है, मेटा करता है। तो मेटा एक कंपनियों का सबसे मेन ग्रुप है, इसी को हम बोलते हैं कांग्लोमरेट, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है।
और ये सारी कंपनियां जो हैं, सारी फेसबुक जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इन सबको कंट्रोल या ओन कौन कर रहा है और ऑपरेट कौन कर रहा है? मेटा कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा मामला है फेसबुक का, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा यूरोपियन यूनियन के इस संबंध में क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन जो है वह एक 27 देशों का एक प्रकार से एक यूनियन है, ठीक है। उनके लिए एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक है ये, ठीक है, समूह है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और खास करके यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, खास करके नहीं, यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज हैं जो 27 देश हैं टोटल कुल मिलाकर, ठीक है। और दूसरी चीज समझिएगा, इसको कैसे स्टेब्लिश किया गया था, जो यूरोपियन यूनियन है उसको मास्ट्रिच ट्रीटी, ठीक है, जिसको मास्ट्रिच संधि बोलते हैं, उसके द्वारा इसको बनाया गया था। और कब बना, और ये कब इफेक्ट में कब आया, मतलब कब से काम करना शुरू कर दिया इसमें? 1 नवंबर 1993 से यूरोपियन यूनियन जो है वो काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसने, ये बात समझिएगा, 1 नवंबर 1993 से। और दूसरी चीज समझिएगा कि जो यूरोपियन संघ है या यूरोपियन यूनियन जो है उसका मुख्य काम क्या है? उसका मुख्य काम है यूरोप के अंदर आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए अपने सदस्य देशों के बीच क्या करता है? सहयोग करता है और एकीकरण को बढ़ावा देता है। सबसे मेन काम क्या है यूरोपियन यूनियन का? मेन काम है कि जो यूरोप में आर्थिक और राजनीतिक स्टेबिलिटी, मतलब एक प्रकार से समझ लो कि पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से और इकोनॉमिकल रूप से मजबूत बनाना, ठीक है। यूरोपियन यूनियन को क्या करना? मजबूत बनाना, ये उसका मेन उद्देश्य है, जिसकी वजह से ये आपसी देशों के बीच में ये एक प्रकार से समन्वय स्थापित करता है, ठीक, ठीक है। तो ये समझिएगा कि ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें दिखाया गया है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है जो यूरोपियन यूनियन में शामिल है। जैसे कि आप देख सकते हैं बेल्जियम है, बुल्गारिया है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, जर्मनी है, एस्टोनिया है, आयरलैंड है, ग्रीस है, ठीक है, स्पेन है, फ्रांस है, क्रोएशिया है, इटली है, साइप्रस है, लाटविया है, बहुत सारी लगभग 27। इसमें ये जो ब्रिटेन के बारे में दिया है, ब्रिटेन नहीं हिस्सा है फिलहाल यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि ब्रेक्सिट के द्वारा क्या हुआ था, ब्रेक्सिट जो हुआ था उसके द्वारा ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था, ठीक है। तो फिलहाल वह यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं, यूरोपियन संघ में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा मामला आपका यूरोपियन यूनियन का हो गया, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं, यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक एक्ट लाया गया था, एक अधिनियम लाया गया था, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सर्विस एक्ट, ठीक है। खास कर यह सोशल नेटवर्किंग साइट, मतलब जो भी इंटरनेट की कंपनीज है, खास करके सोशल नेटवर्किंग साइट वाली, उनको कंट्रोल करने के लिए एक्ट लाया गया, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं डिजिटल, क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल सर्विस एक्ट बोला जाता है, ठीक है। मतलब जो डिजिटल सर्विस प्रदान करती हैं जो कंपनियां, उनके ऊपर एक प्रकार से रेगुलेशन करने के लिए ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? यह लॉ में, मतलब फोर्थ इन लॉ, मतलब प्रभाव में आया नवंबर 2022 में, ठीक है। और पूरे यूरोपियन यूनियन में लागू होता है डायरेक्टली, विल बी डायरेक्टली अप्लीकेबल अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी डिजिटल कंटेंट आ रहा है, जो भी डिजिटल सेवाएं आती हैं, उनको, उनके ऊपर एक प्रकार से रेगुलेशन करता है, ठीक है। क्या करता है? रेगुलेशन करता है, ठीक है, रेगुलेशन करता है। दूसरी चीज है ऑनलाइन सेफ्टी, कंटेंट मॉडरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मतलब कि जो भी ऑनलाइन जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं उनमें सेफ्टी है, सुरक्षा की मद्देनजर ये अपना काम करता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या करता है? मॉडरेशन, ठीक है, कंटेंट मॉडरेशन, मतलब जो भी कंटेंट आता है, बहुत सारे कंटेंट आते हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंटेंट आते हैं जो बच्चों के लिए, जैसे कि न्यूडिटी के कंटेंट भी आप देखते होंगे कि सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे टिकटॉक वगैरह हो गया, इन पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट आते हैं जो बच्चों के लिए नहीं होते, या बच्चों को जो है बहला सकते हैं, ठीक है, उनके ग्रोथ को जो है, उनका जो डेवलपमेंट है उस पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे, जैसे कि वायलेंस से रिलेटेड हो गया, ठीक है, कंटेंट मॉडरेशन करता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो यूरोपियन यूनियन में कोई चुनाव वगैरह होने वाला है, तो चाइना हुआ, उसके आसपास के जो चाइना हुआ, रसिया हुआ, ये सब क्या करते हैं? ये गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, कहाँ पे? यूरोपियन यूनियन में, इन्हीं इन्हीं एप्लीकेशंस के जरिए, जो भी सर्विस एप्लीकेशन, जैसे कि मान लो फेसबुक को ही मान लिया, फेसबुक को मान लो, इंस्टाग्राम को मान लो,
जैसे हमारे यहाँ लोग बोलते हैं फेक न्यूज, ठीक है, क्या बोलते हैं, फेक न्यूज। तो इसी फेक न्यूज का सहारा लेकर दूसरे देश जो है यूरोपियन यूनियन में वहां के चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इन सब पर भी कंट्रोल जो है ये डीएसए करता है, ठीक है। दूसरी चीज समझिएगा, यह जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम बनाता है ताकि उनके संचालन में या उनकी जो जवाबदेहिता है, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उनका लाइबिलिटी है, उस पर जो है अच्छे से अच्छा काम किया जा सके, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस डिजिटल सर्विस एक्ट का जो मेन उद्देश्य है वो जो ऑनलाइन सर्विसेज उपलब्ध कराने वाली जो भी एप्लीकेशन है, जो भी कंपनियां हैं, उनके ऊपर एक प्रकार से रेगुलेशन करना है, ठीक है, जिससे बच्चों का जीवन या लोगों का जीवन उससे नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो, ठीक है। ये पूरा मामला आपका हो गया। अब ये वाला जो आर्टिकल है ये खास करके पाकिस्तान और भारत के संबंध में जो रिलेशन है जिसको आप बोलते हैं इंडो पाक रिलेशन, उसके संबंध में आर्टिकल आया। इसमें पाकिस्तान ने कहा है कि 2019 के बाद से जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान पर हैवी ड्यूटी चार्ज कर दिया, ठीक है। हैवी ड्यूटी मतलब भारी भरकम मात्रा में शुल्क लगा देता है, ठीक है, इंपोर्ट शुल्क खास करके, ठीक है। जैसे भारत भारत में पाकिस्तान से जो भी चीज आती है, जो भी वस्तु पाकिस्तान से भारत में आएगा तो भारत क्या करता है, उस पर हैवी चार्ज 200% ड्यूटी लगा दिया। कितना लगा दिया, 200%। जैसे मान लो अगर भारत में कोई सामान आ रहा है वो 100 रुपए का है, ठीक है, तो अगर भारत उस पर 200% ड्यूटी लगा देगा तो उसका दोगुना कर दो, ठीक है, तो 300 रुपए का वो हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपए का बिक ही रहा है, उसका दुगना लगा दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, वो हमारी कंपनियों के साथ क्या कंपटीशन ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारा सामान सस्ता होगा, उनका सामान क्या हो जाएगा, महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो यही वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान को, उनका नाम है इसाक डर या इसाक दार, जो भी है उनका नाम, उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली के बीच में जो क्या कहते हैं टाइज हैं, जो भी इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, वो 2019 से ही सस्पेंड पड़े हैं। क्यों, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है, पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान से आने वाले जितने भी सामान है उस पर 200% ड्यूटी लगा दी, 200% ड्यूटी, ठीक है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि इतनी ज्यादा ड्यूटी लगेगी कोई भी देश कहीं इंपोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। और इतनी ड्यूटी लगाने का मतलब ये है कि भारत पाकिस्तान के साथ जो है रिलेशन बनाना नहीं चाहता, सीधी बात है, क्योंकि इतना ड्यूटी अगर लगाएगा तो इससे साफ साफ पता चल रहा है ना कि भारत अपना जो मार्केट है, अपना जो बाजार है, वो पाकिस्तान को देना नहीं चाहता, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान किस तरीके का देश है, वहां से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती रहती हैं, खास करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाता है वो, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाता है, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज करता है। तो इन सारी चीजों से त्रस्त होकर भारत ने क्या कर लिया, भारत ने उनके साथ अपना रिलेशन जो है वो पीछे खींच लिया, ठीक है। तो इस समय जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने भी बोला कि भाई इस तरीके से हम रिलेशन बढ़ा ही नहीं सकते, ऐसा देश जो पाकिस्तान जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है उस देश के साथ हम रिलेशन बनाकर क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है। और कुछ चीजें भारत में ऐसी हुई हैं जिस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है उसमें थोड़ी कड़वाहट और बढ़ाई है। जैसे कि अगस्त 2019 में, खास करके 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने आर्टिकल 370 हटा दिया, 370 को हटा दिया जम्मू कश्मीर के संबंध में, तो ये बात पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी, ठीक है। इस वजह से भी पाकिस्तान और भारत के बीच में थोड़ा मनमुटाव बढ़ गया। हालांकि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को बात अच्छी लगे या बुरी लगे कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हम अपना काम करेंगे ही, ठीक है। तो इस वजह से जो है बातचीत जो हुई वो हो नहीं पा रही भारत पाकिस्तान में, ठीक है। इस वजह से हमारे बीच में जो संबंध है वो और खराब हो जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंडो पाक रिलेशन पे नजर दौड़ा लेते हैं, थोड़ी हिस्ट्री क्या रही है भारत की। अब अगर भारत के बारे में बात की जाए तो भारत जो है नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मतलब अपने पड़ोसियों को पहला प्रेफरेंस देने की नीति को फॉलो करता रहा है। जैसे कि मान लो भारत है, भारत के बगल में पाकिस्तान है, ठीक है, इधर चाइना है, इधर सामने बांग्लादेश है, ठीक है, नीचे श्रीलंका है, इधर भूटान है। तो जितने भी भारत के आसपास के जो भी देश हैं, भारत की नीति रही है कि भारत अपने पड़ोसियों को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, पड़ोसियों को प्रेफरेंस देता है, ठीक है, उनको प्राथमिकता प्रदान करता है। मतलब कुछ भी करेंगे पहले, जैसे हमें कोई भी रिलेशन बनाना होगा पहले अपने पड़ोसियों के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं
नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मतलब हमारा नाइबर जो हमारा पड़ोसी है पहले वो आएगा, उसके बाद कहीं और जाएंगे। तो भारत तो अपना अपनी तरफ से, भारत जो है अपनी तरफ से काम कर रहा है, भारत अपनी पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। लेकिन अब जब पाकिस्तान जैसे देश जो खुद ही इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो इसमें भारत का कोई दोष नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, भारत क्या करता है हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ एकदम एकदम अच्छा और बढ़िया व्यवहार करता है, ठीक है। आप देखते होंगे नेपाल में जब भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी देश आप उठाकर देख लीजिए, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ठीक है, श्रीलंका हुआ, कोई ऐसा देश नहीं भारत में, सॉरी, भारत के पड़ोस में कोई ऐसा देश नहीं है जिसको भारत ने मदद न पहुंचाई हो, ठीक है। अभी फिलहाल श्रीलंका बहुत परेशानी है, तो थोड़े दिन पहले भारत ने श्रीलंका को बहुत मदद की, ठीक है। नेपाल में जब समस्या आती है तो नेपाल, भारत तो अपने पड़ोसियों से दूर दूर जाकर के बहुत मदद करता है, पड़ोसियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमेशा चाइना के संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है। उनको चाइना बहला फुसला कर ले जाता है। जैसे होता नहीं है कि आप अपने पड़ोसियों को कितना भी संतुष्ट करने का प्रयास करें, लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई उनको भड़का दे तो तुरंत भड़क जाते हैं, ठीक है। तो भारत हमेशा से परेशान रहा है अपने पड़ोसियों से रिलेशन बनाने में, और अभी फिलहाल आप देखेंगे, अगर मौके की परिस्थिति आप समझ पाए, तो नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो वैश्विक स्तर पर तो उसने बहुत बढ़िया काम किया है, मतलब ग्लोबल लेवल पर भारत का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ा है, भारत का प्रभाव वैश्विक स्तर पर बहुत बढ़ा है, और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। लेकिन भारत के साथ एक समस्या अभी ये आ गई है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ, जो अपने आसपास के, खास करके एशियन जो कंट्रीज हैं, ठीक है, एशियन कंट्रीज, वहां पर भारत की पकड़ कमजोर हो रही है, ये एक दिक्कत आ रही है, ठीक है। भारत की जो पकड़ है वो कमजोर हो रही है एशियन कंट्रीज, और उसका सबसे बड़ा कारण है चाइना, ठीक है। चाइना जो है पैसे देकर, पैसे का लालच देकर सभी देशों को अपनी तरफ खींचता है, उनको मदद करता है। तो लोग सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि वहां ड्रैगन जो है वो कब आपको खा जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा भारत और पाकिस्तान का हिस्टोरिकल रिलेशन समझिएगा, या हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसका ऐतिहासिक कारण क्या हो सकता है। तो आपको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान का जन्म ही भारत के विभाजन से हुआ है। अगर कोई ये बोले कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये दरार क्यों है, तो उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पाकिस्तान का जन्म ही भारत को तोड़कर किया गया है, ठीक है। और जब किसी चीज का जन्म किसी को तोड़कर किया जाता है तो उनके बीच में प्रेम बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है। दूसरी चीज समझिएगा, हमारे जैसे भारत का निर्माण, जैसे आप समझिएगा 1947 में जब दो नए देशों का जन्म हुआ, हालांकि भारत का जन्म नहीं हुआ, भारत तो बहुत पहले से है, भारत तो आज हजारों वर्षों से है, लेकिन ऑफिशियल या ऐसे लोग बोले कि इंडिया बना और पाकिस्तान बना, ठीक है। तो समझिएगा, इंडिया में अधिकतर हिंदू हैं, पाकिस्तान में अधिकतर मुस्लिम हैं। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि धार्मिक आधार पर भी दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ गया, ठीक है। तो इस वजह से भी भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो टेंशन या जो तकरार है वो बढ़ती गई। तो रिलीजियस लाइंस, ठीक है, इसका फाउंडेशन, मतलब हमारे बीच में जो संबंध खराबी आई पाकिस्तान और भारत में, उसमें सबसे बड़ा और सबसे फाउंडेशन जो नींव पड़ी वो क्या थी, वो धार्मिक, ठीक है। दूसरा, उसके बाद एक दूसरी चीज आती है कश्मीर इशू, कश्मीर का मुद्दा। आज तक इतना समय हो गया भारत और पाकिस्तान के आजाद हुए, इतना टाइम हो गया, पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया चाह रही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर का इशू है, ये जो मुद्दा है ये सुलझ जाए। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया कि दोनों के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो संघर्ष है, उस संघर्ष को कैसे भी करके समाप्त किया जाए। परंतु आज भी अगर देखा जाए तो आज भी पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता है, और कश्मीर भारत का तो है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आज भी जो है उसके पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं, कश्मीर हमारा है। और जब 370 आर्टिकल हटाया गया तो पाकिस्तान को जो मिर्ची लगी वो इसीलिए लगी क्योंकि जब तक वहां पर 370 था तो पाकिस्तान को लगता था कि हम कश्मीर के लोगों को क्या कर लेंगे, बरगला लेंगे, उनको अपनी तरफ खींच लेंगे, क्योंकि 370 आर्टिकल में कुछ प्रावधान ऐसे थे जो भारत के अन्य हिस्सों, भारत के कश्मीर से और भारत के अन्य हिस्सों को अलग अलग कर देते थे, क्योंकि उनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। तो उनको लगता था कि हम भारत से अलग हैं। लेकिन जब से 370 हटा, आप जाके इंटरव्यू या उनका आप देखिएगा, वो बोलते हैं कि अब लगता है कि हम भारत का ही हिस्सा है।
लेकिन जब तक 370 था, उनको लगता था कि हम भारत का हिस्सा है ही नहीं, हम अलग है, क्योंकि हमें अलग ही, उनको दोहरी नागरिकता मिली हुई थी। आप सोचिएगा, जो कश्मीरी संविधान है उसमें ड्यूअल सिटीजनशिप की बात थी, ठीक है, मतलब वहां वो कश्मीर के भी नागरिक हुए और भारत के भी हुए। तो इससे थोड़ी सी जो जो देशभक्ति की भावना है वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो ये बड़ी बात हो गई। तो दोनों देश क्या करते हैं, कश्मीर पर अपना जो है अधिकार बनाते हैं उस क्षेत्र पर, ठीक है। और यही सबसे बड़ा उनके बीच में जो इतना बड़ा अलगाव हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, वो कश्मीर का मुद्दा उसमें सबसे प्रमुख माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, आज तक इसका कोई सोल्यूशन मिला नहीं, ठीक है, आप समझिएगा बात को। आज तक इस मामले का कोई सोल्यूशन नहीं मिला, यहां तक कि वर्ल्ड बैंक भी शामिल हुआ इस मामले में, कि वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशन, सभी लोगों ने चाहा कि नहीं ये मामला रिजॉल्व हो जाए, लेकिन आज तक ये मामला रिजॉल्व हुआ नहीं, ठीक है। तीसरा, बॉर्डर डिस्प्यूट, जो सीमाएं हैं उस पर विवाद हुआ, ये बहुत बड़ी समस्या। ये लोसी जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा कारण था, ठीक है। एक डिफेक्टो बॉर्डर था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इसमें क्या हुआ, बार बार जो बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉस होता है, पाकिस्तानियों ने क्या किया, बार बार बॉर्डर की जो नियम है, जो उसकी समझौते हुए हैं, उसका बार बार वायलेशन किया, ठीक है। और वहां पर आप समझिएगा अगला मामला क्या बता रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मतलब पाकिस्तान का आप देखिएगा पूरा इतिहास उठा करके, कि वो हमेशा जो है बॉर्डर या सीमा से ही घुसने का प्रयास करते हैं, घुसपैठियां जो है उधर से ही आते हैं, और हमेशा ये मामला उभरता रहा है। क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट से पहले होता क्या था, मामले को शांतिपूर्वक तरीके से रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता था, परंतु जब से एनडीए गवर्नमेंट आई, तो देखिए हर पार्टी का अपना अलग एजेंडा होता है, उसकी अलग पॉलिसी होती है, ठीक है। तो हो सकता है जो कांग्रेस की सरकार थी उसकी पॉलिसी रही हो शांतिपूर्ण समझौते की, लेकिन जो ये एनडीए की सरकार है, ये चाहे एनडीए फर्स्ट हो चाहे एनडीए सेकेंड, उसकी जो रणनीति है, उसकी जो डिप्लोमेसी है, वो है कि अगर सामने से कोई वार करेगा तो पलट कर उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ है, इसमें कमी आई है, और इस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है वो और गड़बड़ हो गए हैं, ठीक है, वो और खराब हो गए हैं। तो ये एक मामला, अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि 2008 में मुंबई में अटैक हुआ, ठीक है, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, उरी अटैक 2016 में हुआ, पुंछ राजौरी अटैक 2023 अभी जल्दी की घटना है, 2016 में पठानकोट भी हुआ। ये सारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ही तो एग्जाम्पल हैं, और इन सारे एग्जाम्पल्स, ये सारे जो उदाहरण हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है उसको कमजोर करने में और बड़ा भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। तो ये मामला समझिएगा, ठीक है। अब देखिए आप ये बॉर्डर देख लीजिए, ये इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, और इंडिया इंडिया और उसके जस्ट वेस्टर्न साइड में आपको पाकिस्तान दिखेगा, ठीक है। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, ये भी बहुत बड़ा एक रीजन है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल ही तो लड़ाई की असली जड़ है, ठीक है। आगे समझिएगा। अब एक, मैंने अभी आपको बताया ही कि 370 जो आर्टिकल है उसको हटाने से जो है बहुत बड़ा असर पड़ा, ठीक है। क्योंकि 370 आर्टिकल क्या कर रहा था, 370 आर्टिकल जो है वो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति बनाता है, और जब 370 2019 में रद्द कर दिया गया, तो उससे जो उसकी विशेष स्थिति थी, ठीक है, जो विशेष स्थिति थी जम्मू कश्मीर की, वो खत्म हो गई। तो इससे पाकिस्तानियों को और समस्या हो गई। क्यों? मैंने ऑलरेडी ये बता ही दिया कि क्योंकि जब 370 चल रहा था तो जम्मू कश्मीर वासी जो है वहां के, उनको प्रभावित करना थोड़ा आसान था, क्योंकि उनको लगता था हम अलग हैं भारत से, ठीक है। और जब यह अनुच्छेद 370 हट गया, तब उनको थोड़ा और भी ये लगने लगा कि नहीं, हम लोग भारत ही हैं, भारत का ही हिस्सा है, क्योंकि स्पेशल स्टेटस से उनको लगता था नहीं, हमको अलग स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, तो हमारा भारत से थोड़ा सा लगाव जो है वो कम है, ठीक है। और व्यापार सहयोग का अभाव, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार का सहयोग है उसमें बड़ी कमी है। अब सीधी बात समझिए, इसमें बहुत ज्यादा वो करने वाली बात नहीं है। जब आपके राजनीतिक रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, जब आपके राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो किसी कीमत पर आपका व्यापारिक संबंध अच्छा नहीं हो सकता। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी नहीं हो सकता। अरे भाई, अगर आप कंटिन्यूसली आतंकवादी हमले करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत जो है आपके साथ व्यापारिक सहयोग जो है बढ़ाएगा, ठीक है। तो द्विपक्षीय व्यापार जो है वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है, ठीक है।
और व्यापार को बढ़ावा देने का जो उपाय है वो भी लागू नहीं हो पाएगा ना। ठीक है। तीसरा मामला है मछुआरों के विवाद। समुद्री सीमा पर मछुआरों के विवाद जो है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है दोनों देशों में जो है टकराव के। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इंटरवेंशन भी बहुत होते हैं। बाहरी देश जो है, बाहरी कंट्रीज जो है, वो अपने हितों के लिए, अपने हितों को साधने के लिए इन दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बनते हैं। ठीक है। आप देखते होंगे ये जो सीपीईसी है, जिसको हम बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये है। और एक और है एक और क्या कहते हैं, एक और चाइना का ही बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो भारत के अफगानिस्तान के पास में, जो भारत का बॉर्डर है जम्मू कश्मीर के ऊपर, वहां से वो रोड निकल के जा रहा है। ये सारे जो परियोजनाएं हैं चाइना की, वो क्यों है? क्योंकि वो पाकिस्तान को अपने साथ लेकर चलना चाहता है, जिससे वो भारत के करीब पहुंच सके। ठीक है। तो भारत के करीब पहुंचने से भारत की जो आंतरिक, भारत की जो संप्रभुता है उसको प्रभावित कर सकता है। तो विदेशी जो देश, विदेशी जो शक्तियां हैं, वो भी भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को क्या कर रही हैं, एक प्रकार से नकारात्मक रूप से वो कर रही हैं, प्रभावित करती हैं। कश्मीर का मुद्दा हर देश उठाता है और कई बार वो भारत के विरोध में ही बोल देता है कि भारत को इस मामले में, जहां वहां पर मानवाधिकारों की जो समस्या आ रही है उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। और सच्चाई है कि ऐसी कोई बहुत खास समस्या वहां है नहीं। ठीक है। अब अगर हमको ये देखना है कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशन को सुधारा जा सकता है, तो पहला है क्षेत्रीय स्थिरता। सबसे पहली चीज तो रीजनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। वो अगर नहीं होगी तो आप किसी प्रकार से रिलेशन को सही नहीं कर पाएंगे। दूसरा आर्थिक सहयोग। देखिए, रीजनल स्टेबिलिटी इनडायरेक्टली जो कनेक्टेड है आर्थिक सहयोग से। अगर रीजनल स्टेबिलिटी रहेगी तभी आप आर्थिक सहयोग कर पाएंगे। और दूसरा आतंकवाद का मुकाबला। पाकिस्तान ने कभी फ्रंट पे आकर ये बोला ही नहीं है कि हम लोग भी टेररिज्म से लड़ाई करेंगे या मुकाबला करेंगे भारत के साथ मिलकर। वो हमेशा इन सब चीजों से बचता आ रहा है, क्योंकि वहां का जो आईएसआई है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, वो हमेशा से आतंकवादियों के लिए एक सुविधा बनकर सामने आता रहा है। ठीक है। तीसरा है बकाया मुद्दों का समाधान। बकाया मुद्दों का मतलब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जाने की आवश्यकता है, खास करके कश्मीरी मामला हुआ, बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ। उन सारे मुद्दों को जब तक आप सुलझाएंगे नहीं, तब तक आप भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं देख सकते। ठीक है। और मानवीय चिंता, मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होते रहते हैं। आप देखते हैं इन सारी चीजों में एक नुकसान होता है, वो है ह्यूमैनिटी का। ठीक है। उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। ये पूरा मामला आपका भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है उसका है। अब थोड़ा समझते हैं क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस कंटिन्यू टू पोज थ्रेट। मतलब कुछ ऐसे पैथोजेंस, कुछ ऐसे रोगजनक जो रोग पैदा करते हैं, वो जो खतरनाक रूप धारण करते हैं, खास करके उनकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ जा रही है। ठीक है। वो रेजिस्टेंस पावर जब बढ़ जाती है तो इसी कैटेगरी को WHO क्या बोलता है, उसको बोलता है क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस। मतलब इनका सॉल्यूशन या इनको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो ये ग्लोबल थ्रेट, मतलब पूरी दुनिया में समस्या का एक बड़ा कारण या बड़ी संकट पैदा कर सकते हैं। ठीक है। क्या होता है, क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस प्रेजेंट मेजर ग्लोबल थ्रेट्स ड्यू टू दियर हाई बर्डन। हाई बर्डन का मतलब इनका सोल्यूशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इससे क्या होता है, इससे ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी होता है। ठीक है। अब ये क्या है, कभी कभी क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है ये कुछ दवाओं के, खास करके कुछ दवाओं के लिए क्या कर लेता है, ये रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। जैसे कि एक दवा है जिसको हम बोलते हैं रिफाम्पिसिन। ठीक है। जो कि टीबी के इलाज में यूज की जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफाम्पिसिन। ये दवा क्या है, ये टीबी के इलाज में यूज किया जाता है। लेकिन अब ये बैक्टीरिया क्या है, जब इस दवा के खिलाफ वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो उसको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो ये दवा काम ही नहीं करेगी, ये दवा काम नहीं करेगी। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इसी स्थिति को हम बोलते हैं एंटी माइक्रो एंटी माइक्रो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस। मतलब कि जो एंटी माइक्रोबैक्टीरियल होते हैं वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं।
उन पर दवाएं काम करना बंद कर देती हैं। ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं, ठीक है, जो तो WHO ने अपनी कुछ 15 ऐसी बैक्टीरिया फैमिली की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने जिनको आप बोल सकते हैं वो क्या हो गए हैं, वो एंटी माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस प्राप्त कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो जैसे आप उसको समझिएगा कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसमें पहला कैटेगरी जो है उसको मैंने आपको बता ही दिया, माइकोबैक्टीरियम आता है, ठीक है। उस कैटेगरी में पहला कौन आता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। दूसरा बैक्टीरिया आ रहा है जिसको हम बोलते हैं साल्मोनेला, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, साल्मोनेला, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं सिजेला। ये सब पैथोजेंस हैं जिनके खिलाफ दवाएं कम काम करती हैं, ये रेजिस्टेंस प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और खास करके जो लो लो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, सॉरी मिडिल क्लास कंट्रीज होती हैं, ऐसे देश जो लो मिडिल इनकम वाले देश हैं जो भी हैं, तो चूंकि वहां पर संरचनात्मक विकास थोड़ा कम हुआ रहता है, वहां पर हेल्थ सेक्टर भी थोड़ा कमजोर रहता है, तो वहां पर अगर ये सारी समस्याएं हैं, ऐसे रोगजनक वहां अगर फैल जाए तो वहां पर उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एक और पैथोजन है जिसको हम बोलते हैं स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा, ठीक है, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा बोलते हैं इसको। और एक और है जिसको हम बोलते हैं स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस ऑरेनस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये सारे जितने पैथोजेंस हैं, ये इनके अंदर क्या हो जाता है, एंटी माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, ठीक है, एंटी माइक्रो सॉरी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जो भी एंटीबायोटिक आप यूज करेंगे इनके खिलाफ, जो भी एंटीबायोटिक आप इनके खिलाफ यूज करेंगे, कोई पर्टिकुलर दवा हो, तो वो काम नहीं करेगी, ठीक है, इनके ऊपर काम करना बंद कर देगी, या उनके खिलाफ ये क्या कर लेंगे, रेजिस्टेंस पैदा कर लेंगे, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सारी समस्याएं हैं। और जो क्रिटिकल प्रियोरिटी पैथोजेंस होते हैं उनको उनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जिसका इस्तेमाल जो है, इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया, WHO ने, तो आप इसको समझिएगा, क्रिटिकल प्रियोरिटी पैथोजेंस, ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये पब्लिक हेल्थ को हाईएस्ट थ्रेट पहुंचा सकते हैं, मतलब जो जनता का स्वास्थ्य है उसमें बहुत बड़ा संकट बन सकते हैं ये, हाईएस्ट थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, इस इनके जो ट्रीटमेंट के ऑप्शन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस वो बहुत कम होता है, ठीक है, इनका ट्रीटमेंट का ऑप्शन मतलब इनका इलाज बहुत मुश्किल से हो पाता है। और तीसरा, इनकी वजह से हाई मॉर्बिडिटी होती है, हाई मॉर्बिडिटी, हाई मॉर्बिडिटी और हाई मॉर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी मतलब होता है रोग, एक ही शरीर में बहुत सारे रोग हो जाएंगे, ये पैथोजेंस अगर आपके शरीर में एंट्री कर गए, ये रोगजनक अगर आपके शरीर में घुस गए, तो आपका शरीर और ज्यादा रोगी हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा। और हाई मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु, मतलब इन इन पैथोजेंस की वजह से मृत्यु दर क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं आती हैं इनके खिलाफ, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं, आज का जो सबसे लास्ट आर्टिकल है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो सिंथेसिस, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अब समझते हैं न्यूक्लियो सिंथेसिस होता क्या है।
तो चलिए इस आर्टिकल में हम लोग समझेंगे कि न्यूक्लियोसिंथेसिस क्या होती है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो तारे होते हैं वो अपने अंदर एक उनके उनके तारे के कोर में अंदर एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस चलती है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियाई का निर्माण होता है, ठीक है। न्यूक्लियाई का निर्माण होता है, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस, मतलब न्यूक्लियस का निर्माण, ठीक है। दूसरी चीज, इस प्रोसेस में हाइड्रोजन का निर्माण नहीं होता, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोसिंथेसिस है इसमें हाइड्रोजन का निर्माण नहीं होता है। और हाइड्रोजन के बारे में बताया गया कि हाइड्रोजन जो है पूरे यूनिवर्स का सबसे हल्का एलिमेंट है, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में अगर सबसे हल्का एलिमेंट है तो ये क्या है, हाइड्रोजन है। और यह बिग बैंग जो प्रोसेस हुआ था उसके दौरान इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। और एक बात और समझिएगा, जो तारों का कोर हिस्सा होता है, जो तारे हैं, जैसे तारे जो होते हैं उनका जो कोर होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। तारों के कोर का, तारों के जो अंदर का कोर है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, जो सूरज है, सूरज का जो कोर का टेम्परेचर है वह है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मतलब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तारों का कोर है उसका टेम्परेचर कितना ज्यादा होता है, ठीक है। ये जो स्थितियां हैं ये बहुत कठिन परिस्थितियां होती हैं। इसी परिस्थितियों में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तारों के अंदर क्या होता है, आप समझते होंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही सूरज जो है, जो सन है, वो कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रदान करता है। आप समझिएगा, जो सन एनर्जी देता है वो क्यों देता है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है उसमें, ठीक है। आपको ये समझना चाहिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन के परिणाम स्वरूप ही हम लोग कंटिन्यूअसली एनर्जी प्राप्त करते हैं, किससे, सूरज से, ठीक है। और हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है उसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, आपको पता होगा। जो हाइड्रोजन है एलिमेंट जो है उसमें केवल और केवल एक प्रोटॉन होता है। तो जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं आपस में, जैसे एक हाइड्रोजन हो गया और एक हाइड्रोजन, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, तो उनके मिलने से बनता है हीलियम। क्या बनता है, हीलियम, ठीक है। तो हीलियम बनता है, तो हीलियम में क्या होता है, हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या बनते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम बोलते हैं पीपी प्रोसेस, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोसेस, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोसेस, ठीक है। और एक बात और समझिएगा, जो बड़े तारे होते हैं, जो बड़े स्टार्स होते हैं, उनमें जो न्यूक्लियोसिंथेसिस होता है वो थोड़ा अलग होता है। उसमें उसका मतलब ये है कि बड़े तारे जो हैं उनके जो कोर का तापमान है, उनके अंदर का जो तापमान है कोर का, वो और ज्यादा होता है। मतलब जितने बड़े तारे होंगे उतना तापमान ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जितने बड़े तारे होंगे उतना तापमान ज्यादा होगा, ठीक है। और एक बात और समझिएगा, ये जो न्यूक्लियाई है, खास करके एक साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। द न्यूक्लियाई ऑफ दीज एलिमेंट्स कम टुगेदर इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म एलिमेंट्स फ्रॉम हीलियम ऑनवर्ड्स, मतलब हीलियम से ही क्या कहते हैं, मिल करके और सारे एलिमेंट्स का निर्माण करता है। और एक बात और समझिएगा, जब स्टार जो है जब न्यूक्लियाई फ्यूज करने के लिए आगे बढ़ता है तो इसका कोर क्या होता है, इसका, जैसे मान लो ये तारा तारा समझ लो, ठीक है। तो जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियाई होता है, तो ये इस धीरे धीरे करके क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, मतलब कम होता है, धीरे धीरे संकुचित होता है। तो जैसे जैसे इसका संकुचन होता है वैसे वैसे इसका तापमान क्या होता है, बढ़ता है। सीधी बात है, किसी भी चीज में अगर संकुचन होगा, कोई भी चीज हो, अगर उसको आप संकुचित करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से तापमान बढ़ेगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, व्हेन स्टार्स रन आउट ऑफ न्यूक्लियाई टू फ्यूज इट्स कोर कंट्रैक्ट, ठीक है। इसका कोर क्या होता है, संकुचित होता है, कम हो जाता है। और इससे क्या होता है, इन रिटर्न इससे क्या होता है, जो इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका जो तापमान होता है वो बढ़ता है। और इससे बढ़ावा मिलता है, किसके लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस है जो हाइड्रोजन बम में यूज होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, एक चक्र चलता है, और इस चक्र से फाइनलाइज होता है कि ये एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और कंटिन्यूअसली यही प्रोसेस पूरा चलता है। तो आपने सुना भी होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से हमेशा ऊर्जा बनती रहती है और रिलीज होती रहती है, इसीलिए हमेशा सूरज भगवान जो है हमको ऊर्जा देते हैं, ठीक है। उनकी ऊर्जा इसीलिए नहीं खत्म होती क्योंकि उनके
कोर में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है, ये पूरा मामला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, अच्छे से करंट अफेयर पढ़िए, और लोगों से इस चैनल के बारे में, लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर ये करंट अफेयर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि रोज आपके पास ऐसी वीडियोस पहुंचती रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।